नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुत्रेजा। एक हमने सीरीज शुरू की थी। उस सीरीज के अंदर हम आपको विधानसभा वाइज सर्वे बता रहे हैं कि इस विधानसभा के अंदर कौन कौन कैंडिडेट हो सकते हैं, जिनका सर्वे उनकी पार्टियां भी करवा रही हैं और प्रमुखता से करवा रही हैं। किसका नंबर पड़ेगा ये तो खैर बाद की बात है, पता चलेगा कि सर्वे के अंदर कौन आगे निकलता है। आज हम मुख्य तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बवानीखेड़ा विधानसभा की बात करेंगे कि बवानीखेड़ा विधानसभा के अंदर कांग्रेस के कौन कौन से लीडर जो अग्रिम पंक्ति के अंदर है और बीजेपी के भी नेता जो है अग्रिम पंक्ति में है, किसको टिकट मिलने की संभावनाएं हैं और आखिरकार क्यों है। क्या नया चेहरा आएगा या पुराने चेहरे पे ही पार्टी दाव लगाएगी। इन सभी तमाम मुद्दों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे बहुत ही प्यारे हैं और हमारे बहुत ही वरिष्ठ जो है पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहेंगे, बीजेपी और कांग्रेस पूर्ण रूप से मैदान में आ चुकी है। लगातार कांग्रेस के भी नेता और बीजेपी के नेता भी अब गाँव गाँव में घूमने में लगे हैं, रैलियां भी करने लगे हैं। आज भी जिस प्रकार से कांग्रेस के सतबीर रतेरा जी ने भी रैली की है, उससे पहले रामकिशन फौजी जी ने भी एक हफ्ता पहले जो है कार्यक्रम आयोजित करवाया था। लगातार कार्यक्रमों की झड़ी सी जो है वो लगी हुई है और बीजेपी भी इसी प्रकार से घूम रही है। क्या लगता है सर, सर्वे एजेंसियां जो है वो भी आ चुकी हैं। हर विधानसभा का जो सर्वे जो है बड़े सख्ती से टन टना करके मतलब इस तरह से देख रहे हैं ताकि इस बार जो कैंडिडेट है वो जिताऊ कैंडिडेट को ही वो लोग टिकट देंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? वैसे तो देखो, पूरे हरियाणा में अब राजनीतिक पारा चढ़ने लगा तेजी से। आज से 10 दिन पहले जो स्थिति थी उसमें और अब में बहुत बदलाव आ गया है। और भिवानी जिले की लगभग सभी सीटों पर, चाहे आपकी लोहारू हो, चाहे तोशाम हो, चाहे भिवानी हो, चाहे भवानीखेड़ा हो, सभी चारों सीटों पर जो दावेदारों ने अपनी सक्रियता यकायक बढ़ा दी है। और भवानीखेड़ा मेरे को लगता है थोड़ा सा अब दूसरों से आगे है। कांग्रेस के भी जो टिकटों के लिए आवेदन आए हैं अब तक, उनमें 70 के आसपास अकेले भवानीखेड़ा से। बहुत बड़ा आंकड़ा है सर, बहुत बड़ा है। और 2 दिन पहले एक पर्यवेक्षक कांग्रेस के आए हुए थे वहाँ, तो उस वक्त भी 36 लोग वहाँ पर अपनी दावेदारी के लिए पहुँचे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये रिजर्व सीट है। उसके बावजूद उत्साह देखने को बनता है। और क्योंकि पीछे 5-6 दिन पहले जब दीपेंद्र हुड्डा ने यात्रा निकाली तो उसमें भी बड़ा भारी रश था और एकदम से ऐसे उमड़ के आए लोग। शायद दीपेंद्र हुड्डा या कांग्रेस को भी उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का रिस्पांस मिलेगा। उसके बाद आज सतबीर रतेरा ने वहाँ एक रक्षाबंधन सम्मेलन किया। पहली बार मैंने एक देखा है कि ये किसी पुरुष कैंडिडेट द्वारा भिवानी जिले के अंदर एक महिलाओं का सम्मेलन किया गया और जिसमें पुरुष थे ही नहीं और सारी महिलाएं थी और बड़ी भारी संख्या में महिलाएं आई। बड़े अप्रत्याशित लग रहा था भी इतनी महिलाएं में इतनी जागरूकता, मतलब जिस इलाके की महिलाओं में इतनी जागरूकता है तो उसमें स्वाभाविक है वहां के पुरुष भी जागरूक होंगे राजनीतिक रूप से। चाहे भेजा भी है, मतलब कि आप ये देखो ना, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी मानी जाती है रिजर्व और एससी वोट ज्यादा है यहाँ पर। उसके बावजूद भी जो जागरूकता का लेवल देखो आप, आपने भिवानी या दादरी लोहारू में भी महिलाओं के सम्मेलन इस प्रकार के नहीं देखे होंगे। इतनी महिलाएं थी वहां पर और वो सम्मेलन लगभग 4 घंटे चला। तो उससे ये साबित होता है कि इस इलाके के अंदर पॉलिटिकली जो अवेयरनेस है लोगों की वो बहुत ज्यादा है। इसलिए कांग्रेस सिंस विपक्ष में है तो उनमें उत्साह बहुत ज्यादा है, क्योंकि पहले इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में दो बड़े नाम थे जो हमें याद रखने पड़ेंगे, तो जगन्नाथ और तो अमर सिंह। दोनों का लगभग एक मुकाबला सा चलता था। एक बार तो जगन्नाथ बन जाते थे, एक बार अमर सिंह जी बन जाते थे। फिर ये परिसीमन के बाद 2004 में हल्के का हालात बदल गए, क्योंकि पहले इस हल्के के अंदर मुढाल नहीं होता था। मुढाल अपने आप में अलग से एक विधानसभा था। मुढाल के साथ फिर आपका खरक, कलिंगा और इधर से फिर नीमली, मालपोस होते हुए बोंद, ये मुढाल एरिया होता था।
मुंडाल को तोड़ के मुंडाल का जो खरक कलिंगा और चांग के बड़े गांव है वो बौनीखेड़ा में जुड़ गए। और जो रोहतक रोड से आपके इधर के गांव हैं राइट हैंड को दिल्ली जाते हुए खरक, और इधर लेफ्ट को रोड के साथ वाले, चाहे कलिंगा है चाहे खरक है, राइट वो तो दादरी में चले गए सारे, लेफ्ट के जितने हैं वो बौनीखेड़ा में चले गए, बामला से ऊपर के गांव, चाहे उसमें आपका सरसा घोगड़ा है, चाहे आपका खरक है, फिर छोटी खरक बड़ी खरक, सब कुछ उसी में गया। तो तब से इसका परिदृश्य बदल गया। अब क्या होता है कि यहाँ चुनाव में बड़ा मैटर करता है यहाँ का जो अकेला एससी वोट पे डिपेंड नहीं है, जाट भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ब्लॉक पूरा जाटों के गाँव का है जिसमें धनाना, मुढाल, ताल्लू, बडेसरा, गुस्काणी, ये ब्लॉक पूरा का पूरा आपका जाट डोमिनेटेड है। एक ब्लॉक पूरा राजपूत डोमिनेटेड है जिसमें आपका खरक, कलिंगा आदि गांव हो गए, इधर जाटू लोहारी वगैरह। एक फिर बेल्ट बीच में आ जाती है जिसमें बौनीखेड़ा और ये रतेरा और आपका जमालपुर, इधर एससी वोट हो जाए, मतलब कि तीनों का मिश्रण है। तो इसलिए यहाँ पर कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा, परिदृश्य बदल गया। परिसीमन 2009 में यहाँ जो रामकिशन फौजी एमएलए बने, बट 2014 में फिर विशंबर वाल्मीकि बने और 2019 में भी विशंबर वाल्मीकि बने। और भारतीय जनता पार्टी, मज़ेदार बात यह है कि इधर से हार के आती रही। आपका बौनीखेड़ा से जो उधर के गांव हैं ऊपर के, जिसमें आपका जमालपुर साइड के गांव हो गए या मिलकपुर इधर, बट जब इधर से कुंगड़ और फिर आप इधर आए तो मुढाल हल्के के, जो मुढाल क्षेत्र के गाँव, वहाँ से 10-10, 12-12 हज़ार से हार रही थी और अचानक आके फिर कलिंगा और खरग में वो लीड पूरी हो गई। तो अच्छी जो है मतलब बड़ा मतलब यहाँ इंटरेस्टिंग सा चुनाव होता है यहाँ। परंतु अब की बार जब लोकसभा चुनाव हुआ, देखो यहाँ बड़ा ट्रायंगल रहा इस क्षेत्र में। तो देवीलाल का बड़ा प्रभाव क्षेत्र था ये, खासतौर पे मुढाल का इलाका भी, ओम प्रकाश चौटाला जी भी बड़े मजबूत रहे हैं यहाँ पर। अब की बार जजपा बहुत कमजोर हो गई। ट्रायंगल फाइट के अंदर बीजेपी लगातार 2 सीटें 2 बार जीत गई यहाँ। परंतु जब लोकसभा चुनाव आया, डायरेक्ट फाइट हुई बीजेपी और कांग्रेस की। जेजेपी पिछड़ गई बहुत ज़्यादा। मतलब कि आप ये देख के चलो कि हिसार में पड़ता था, अगर लोकसभा को देखें तो नैना चौटाला को नाम मात्र वोट मिले। तो देवीलाल परिवार जो कि जाना जाता था जिसका प्रभाव, वो अब की बार नगण्य रहा है यहाँ पे। तो ऐसे में डायरेक्ट फाइट में कांग्रेस 200 वोटों से आगे निकल गई। जिस हल्के के अंदर बीजेपी 60,000 से ज़्यादा मतों से जीत रही थी, 60-70 हज़ार तक जीतती थी लोकसभा में पिछली बार, वहाँ अब की बार कांग्रेस जीत गई। तो चाहे देखो टोटल मार्जिन कांग्रेस का हिसार पार्लियामेंट का था, मैं क्या 70 हज़ार के, 60-70 हज़ार, और अकेले मतलब कि जो बौनीखेड़ा का इतना मार्जिन टूटा। तो भारतीय जनता पार्टी भी अब की बार यहाँ की सीट को लेकर बड़ी संजीदा है और चिंतित है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भी किसी नए आदमी को चुनाव में उतार दे। जबकि यहाँ पर मंत्री जी थे, विशंबर वाल्मीकि को नया मंत्री जो है वो भी बनाया गया था, उसके बावजूद ये स्थिति देखो विशंबर वाल्मीकि जी के साथ पॉजिटिव भी जुड़ा हुआ है, नेगेटिव भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने यहाँ पर देखो उनकी एक इमेज तो ये तो है एक मिलनसार व्यक्ति की, परंतु भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ को अब की बार फूक फूक के कदम रख रही है। जिस सीट पे आप 200 वोटों से हार रहे हो, तो वहाँ हो सकता है कि सिटिंग एमएलए की एंटी इनकम्बेंसी भी होगी। 10 साल क्योंकि लगभग हो चुके हैं और मैक्सिमम वोट वहाँ पर भारतीय, ये नहीं है कि वहाँ कैंडिडेट का ज़्यादा वोट है, भाजपा का वोट है। खासतौर पे राजपूत जो कम्युनिटी है, पंजाबी कम्युनिटी है, ये प्योरली भाजपा का वोट बैंक है। तो ऐसे में भाजपा वहाँ एक आपको सरप्राइज के रूप में बिल्कुल नया कैंडिडेट भी दे सकती है आपकी बार। और नो डाउट अभी रेस में हैं विशंबर वाल्मीकि। इसी प्रकार वहाँ पर और भी 2-3 चेहरे आए हैं जो ट्राई कर रहे हैं। आपके जैसे रोहताश हैं, युवा चेहरा है वहाँ पर। और इसके अलावा देखो आप शमशेर कलिंगा हैं, कलिंगा के रहने वाले हैं।
और जितेंद्र नाथ हैं जो जगन्नाथ के पुत्र हैं, और इनके अलावा मनमोहन भुट्टाना है जो पिछले से पिछले चुनाव में बहुत थोड़े वोटों से हारे थे। मतलब कि एक बार तो ऐसे लगा था वो चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन लास्ट कहते हैं ना जो आखिरी दाव था वो विशंबर वाल्मीकि हावी पड़े थे। अभी कुछ इस प्रकार से कुश्ती में लास्ट दाव में कौन जीत हो तो जाए पता नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी की दावेदारियां आधा दर्जन हैं, बट किस पे दाव खेलेगी भाजपा, ये तो मान के चलो कि बड़ी सीमित चॉइस है उनके पास। हाँ, कांग्रेस के पास बड़ी लंबी सूची है। यहाँ पर कांग्रेस के पास बहुत लोग हैं चुनाव लड़ने वाले। आप देखो 70-70 लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो उनमें से ठीक है 36 ने दावेदारी करी है, परंतु ज़्यादा जो वहाँ पर मेरे को लगता है दावेदार हैं, जो मतलब कि जो उभर के आ रहे हैं वो 7-8 हैं, जिनके जो गंभीरता से जिन पे कांग्रेस हाईकमान विचार कर रहा है। ये वहाँ अब तक 7-8 लोगों के नाम आए हैं। मुख्य मुख्य चेहरे सर कौन से हो सकते हैं, क्योंकि लगातार जो एजेंसियां हैं जिन लोगों को कांग्रेस ने भी बीजेपी ने हायर कर रखा है ताकि वो गांव-गांव जाकर के विधानसभा वाइज जाकर के जानकारी हासिल कर सकें कि जिताऊ कैंडिडेट कौन सा हो सकता है, तो क्या-क्या उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। इस बार उन्होंने क्वालिटियाँ भी फिक्स की है, एक लंबा परफॉर्मा जो है वो तैयार किया गया है कि सोशल भी अगर वो बंदा नहीं है तो भी उसके नंबर कटेंगे, अगर सोशल है तो भी उसके नंबर बढ़ेंगे। एक इस तरह का क्राइटेरिया भी सर बनाया गया है। देखो अब तक तो जो 7-8 नाम मुख्यतः उभर के आए हैं, उन पे पहला राउंड जब ख़त्म हुआ है इनका सर्वे का, पहले राउंड में 7-8 नाम उभरे हैं, जिनमें पहला नाम आप सीपीएस जो रामकिशन फौजी रहे हैं वो तो हैं ही दावेदार, क्योंकि वो लगातार पिछले 2 योजनाओं में लगातार भी 3 में एमएलए रहे हैं और वैसे भी वहाँ सक्रिय रहे हैं। इसके अलावा सतबीर रतेरा हैं, सामाजिक रूप से भी काफ़ी सक्रिय हैं, तो उनका व्यापक आधार भी है इलाके में। फिर आपके महेंद्र सिंह ओड हैं, जिन्होंने हजका से पहले चुनाव लड़ा था एक बार, और अच्छे खासे वोट लिए थे उन्होंने भी, और शरीफ आदमी के रूप में माने जाते हैं। और इसके अलावा दीपेश सारसर हैं आपके, शैल्या खेमे के हैं, वकील हैं। सारसर मिस्टर सारसर के बेटे हैं, और उनका लोहारी जाटू गया। लोहारी जाटू एक बड़ा गांव है। और कुलदीप ग्रोवर हैं, उनका भी प्रभाव है। ओम प्रकाश हैं, चांग के रहने वाले रिटायर्ड बैंक अधिकारी हैं, पहले किरण चौधरी जी के साथ थे, अब वो मूलतः कांग्रेसी हैं, तो वो कांग्रेस में रह गए, किरण चौधरी जी के साथ भाजपा में नहीं गए। इसी तरह दीपेश भी नहीं गए। अजय वैद हैं, भूपेंद्र हुड्डा गुट के हैं, वो भी गंभीरता से लगे हुए हैं। रेनू वहाँ से डाबला हैं, वो भी हैं। और एक कैंडिडेट रेनू कुंगड़ की बात भी चलती है, वो भी वहाँ से दाव खेल सकती हैं। इनके अलावा एक दो और भी हैं जो अभी राजेश वैद हैं, जो हाल ही में पहले जेजेपी में थे, अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं हुड्डा जी के नेतृत्व में, वो भी दाव। मतलब कि पहले जो दौर है उसमें ये 8-10 नाम सर्वे में आए हैं। अब कांग्रेस का सर्वे का जब सेकंड दौर शुरू होगा, इन 8-10 के ऊपर कांग्रेस अब स्क्रीनिंग शुरू करेगी इनके ऊपर। मतलब स्क्रीनिंग जो शुरू हो रही है सर, इस प्रकार से जो एजेंसियां हैं, जो चाहे हुड्डा जी की एक एजेंसी है, बावरिया जी की भी है, राहुल जी की भी एक एजेंसी है, वो भी लगातार जो है अपनी अपनी एजेंसियों से लगातार सर्वे करवा रहे हैं। और सारी की सारी लिस्टें जो है वो हाईकमान तक पहुंच रही हैं, और हाईकमान फिर बाद में डिसाइड कर देगा कि किसको टिकट देनी है, कौन जिताऊ कैंडिडेट हो सकता है। उसके लिए अब कैंडिडेट भी लगातार सर हल्के के अंदर घूमना उन्होंने शुरू कर दिया है, लोगों से अभी से ही वोट मांगने शुरू कर दिए। क्या लगता है जितने अधिक कैंडिडेट होंगे, जिस प्रकार से आपने बताया लगभग 6 दर्जन के आसपास कैंडिडेट कांग्रेस के हैं, क्योंकि 6 के 6 दर्जन जो है विधानसभा के अंदर तो घूम ही रहे हैं, लगातार लोगों से वोट की अपील भी कर रहे हैं। क्या लगता है सर इस तरह से अगर चलता है तो कहीं ना कहीं बाद में जिनको टिकट नहीं मिलेगी, क्या वो भी फिर पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है? देखो, मेरे को ये लगता है कि अब की बार जहाँ जहाँ टफ फाइट है वहाँ पार्टियाँ, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कैंडिडेट्स
आखिरी समय पे डिक्लेयर करेंगे, जब नॉमिनेशन भरने का टाइम शुरू हो चुका होगा, ताकि जो विरोध करने वाले हैं उनको ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलेगा। और वोटर इस उधेड़े बुन में, अब ये जो 1.5 महीना चलेगा, अब आज आपके जैसे 11 अगस्त हो गई है, तो 20 सितंबर तक वोटर का दिमाग सेट हो जाएगा, मैंने इस पार्टी को वोट देना है। तो उस वक्त अगर किसी को टिकट नहीं मिलता और वो भागता भी है तो उसको लंबा चौड़ा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल बिल्कुल ही पार्टी ऐसे कैंडिडेट को दे दे जो लोगों के बिल्कुल ही गले ना उतरे, वो तो बात दूसरी है। अदरवाइज अगर 19-20 चॉइस में फ़र्क दिखाई दिया है लोगों को, तो फिर लोग इंडिपेंडेंट्स को ज़्यादा तरजीह नहीं देंगे, ज़्यादा पार्टी को देंगे, और दोनों पार्टियां आमने सामने रहेंगी अब की बार। क्योंकि देखो जेजेपी का इस एरिया में प्रभाव था, परंतु अभी हाल ही में जिस प्रकार से जेजेपी सत्ता से बाहर हुई, उसमें टूट हुई है, तो उसका ग्राफ काफ़ी नीचे चला गया। कहीं ना कहीं सर इस बार जो चाहे कांग्रेस की बात की जाए चाहे बीजेपी की बात की जाए, मुकाबला कड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव अभी गया है उसके अंदर कहीं ना कहीं बवानीखेड़ा हल्के से कांग्रेस जो है जीत करके निकली थी। वहीं अब बीजेपी के जो कैंडिडेट फिलहाल जो मंत्री जी हैं विशंबर वाल्मीकि जी, उन्होंने भी पुरजोर अपना लगा रखा है। आज भी जिस प्रकार से तिरंगा यात्रा उन्होंने निकाली है, इसी प्रकार से आज कांग्रेस ने में सरबी रतेरा जी ने भी कार्यक्रम बवानीखेड़ा के अंदर किया है, तो काफ़ी कामयाब कार्यक्रम जो है वो माना जा रहा है। क्या लगता है सर, किस तरह की जो है आने वाले समय में वोटरों को भी काफ़ी समस्याएं होंगी, क्योंकि उनको भी देखना होगा कि कौन हमारा भला कर सकता है। देखो, ये तो है ही, वोटर भी जितना ज़्यादा नेता घूम रहे हैं, वोटर भी अपना मंथन कर रहा है। अब ये मंथन का दौर चल रहा है, वोटर के लिए भी और नेता के लिए भी। नेता वोटर को मंथन कर रहा है और वो वोटर नेता को मंथन करके देख रहा है। तो ये जो दोनों का मंथन एक तरह से ऐसे काम कर रहे हैं जैसे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के लिए प्रयास कर रहे हैं नेता तो, और जो वोटर है वो भी देख रहा है सबको, क्योंकि सभी अब फुल फ्लैज मैदान में उतर आए हैं। तो आज मतदाता को बड़ा समझदार हो गया और हर तरह के उसके पास साधन हैं देखने के, समझने के। तो मेरे को ये लगता है कि जब तक टिकटें घोषणा का टाइम आएगा तब तक मतदाता का दिमाग बन चुका होगा कि मैंने किसको वोट देना है। बिल्कुल, जिस प्रकार से जो हालात चल रहे हैं, मंथन का जो दौर है वो शुरू हो चुका है दोनों ही तरफ से मतलब है कि पार्टी भी मंथन कर रही है कि उनको किसको टिकट देनी है, वहीं वोटर भी मंथन कर रहा है कि उनको किस पार्टी को, किस कैंडिडेट को अपना वोट देना है, ताकि वो जीत करके उनकी बात को विधानसभा में उठा सके, उनकी समस्याओं को उठा सके, उनका विकास करवा सके। दोनों तरफ से मंथन का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। चाहे कांग्रेस की बात की जाए, चाहे बीजेपी की तरफ से बात की जाए, दोनों ही पार्टियां लगातार हल्के के अंदर लगी हुई हैं। खैर जीत करके कौन निकलेगी वो तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आप लोगों ने देखना है कि कौन आपका भला कर क्योंकि सकता अभी है। तो सर्वे चल रहा है सिर्फ टिकट पाने का। बिल्कुल, टिकट हम पाने मतलब कि मतदाता की बारी बाद में आएगी। जी जी अभी तो पार्टियां अभी देख रही हैं कि हमने अपना कैंडिडेट कौन सा उतारना है, मतदाताओं से राय देख रहे हैं डायरेक्ट। तो मतदाता का तो रोल बाद में शुरू होगा। अभी तो मैंने आपसे कहा ना, क्वालिफाई करने के लिए गेम के तब कभी सभी खिलाड़ी लगे हुए हैं। बिल्कुल, नेता जो है इस बार खिलाड़ी के रूप में लगातार इस मैच को क्वालिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। उठक बैठक उनकी लगवाई जा रही है। एक तरह से उठक बैठक का मतलब यह है कि उनको हल्के के अंदर घूमना है, अपना दिखाना है कि कौन मजबूत है, क्योंकि मजबूत कैंडिडेट को ही इस बार पार्टियां जो है वो टिकट देंगी। हो सकता है कोई नया चेहरा भी निकल करके आ जाए, क्योंकि कांग्रेस ने और बीजेपी ने जब शुरुआत की थी तो नए चेहरे से ही शुरुआत कर दी थी। चाहे बात की जाए विशंबर वाल्मीकि जी से, 10 साल पहले जब वो आए थे तो नए चेहरे थे। इसी प्रकार रामकिशन फौजी को भी नए चेहरे के तौर पर चुना गया था। हालांकि लगातार जो है बवानीखेड़ा के अंदर क्या स्थिति बनती है तो खैर आने वाला समय बताएगा, लेकिन अब देखते हैं कि पार्टियां किसको टिकट देती है। सर्वे का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। आज हमने आपको बवानीखेड़ा का सर्वे बताया है, कल हम आपको तो शाम का सर्वे बताएंगे। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और तमाम सर्वे की रिपोर्ट्स आप तक हम लोग पहुँचाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।